हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 12th मनोविज्ञान का पहला चैप्टर मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि मनोवैज्ञानिक गुण होते क्या हैं। हमारी बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, मूल्य, व्यक्तित्व, ये सारे क्या है, ये सारे मनोवैज्ञानिक गुण हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्तियों में भिन्नताएं स्पष्ट रूप से हम दैनिक जीवन में देख सकते हैं। जैसे कि क्लास में कई बच्चे या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि, हम क्या मानते हैं, जिनकी बुद्धि का लेवल बहुत हाई माना जाता है, बुद्धि का स्तर बहुत ज्यादा माना जाता है, जबकि एज कंपैरिजन दूसरी साइड जब हम कुछ बच्चों को देखेंगे तो हम पाते हैं कि उनका जो बुद्धि का स्तर है वो बहुत ही निकृष्ट है, यानी वो बिलो एवरेज है। तो इनकी दो व्यक्तियों के अंदर ये व्यक्तिगत भिन्नताएं क्यों पाई जाती है, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं मूल रूप से होती क्या है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है व्यक्ति के व्यवहारों और विशेषताओं में पाई जाने वाली, व्यक्ति के व्यवहारों और विशेषताओं में जो विभिन्नता पाई जाती है उसे हम व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो मूल रूप से ये व्यक्तिगत भिन्नता क्यों पाई जाती है, मतलब एक व्यक्ति है जिसमें बुद्धि बहुत ज्यादा है, एक व्यक्ति है जो बेसिक्स चीजों को भी नहीं समझ पाता। तो ये इतना अंतर कैसे आता है, कैसे एक व्यक्ति में बहुत ज्यादा मात्रा में बुद्धि पाई जाती है, कैसे एक बच्चा इमोशनली, बुद्धि के स्तर पर, सामाजिक रूप से आइडियल बिहेवियर कर पाता है जबकि दूसरा बच्चा नहीं कर पाता। तो इसके कारण क्या है, मुख्य रूप से जो हमारी जो मनोवैज्ञानिक गुण हैं वो दो चीजों से प्रभावित होते हैं। जो पहले जो कारक है वो है हमारे आनुवंशिक गुण, यानी कुछ जो स्किल है, कुछ जो गुण है हमारे, वो हमें जन्मजात मिले हैं, यानी हमारे पेरेंट्स से हमें एक विरासत के रूप में मिले हैं। वो आनुवंशिक गुण हर व्यक्ति में अलग होते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा उनका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कुछ बच्चों का बहुत अच्छा होता है, और कुछ बच्चों को रीडिंग की हैबिट होती है, रीडिंग का उनको शौक होता है। तो वो क्या है, वो उनका आनुवंशिक गुण है। हाँ, इन्वायरमेंट का उसके ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ा है जिससे वो और ज्यादा गहरे हो गए हैं, पर आनुवंशिक गुण होते हैं वो व्यक्ति में जन्मजात रूप से पाए जाते हैं। जैसे कुछ जो बच्चे हैं उनका बुद्धि का स्तर ज्यादा होता है जबकि कुछ बच्चों का बुद्धि का स्तर कम होता है। तो ये इसके ऊपर हमें आनुवंशिक ऐसे गुण मिले होते हैं। ये टाइम के साथ एनवायरनमेंट से भी प्रभावित होते हैं, पर जो मुख्य रूप से ये जन्मजात प्रभावित होते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सिचुएशनिज्म, यानी स्थितिवाद। अब हमने मान लिया कि आनुवंशिक गुण व्यक्ति में कुछ होते हैं जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। पर इसके बाद जो मनुष्य के व्यवहार है, व्यक्ति के व्यवहार है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो क्लास में, जो कि अपने घर पे हमेशा आक्रामक रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, बहन भाइयों से लड़ाई करता रहता है, मम्मी पापा से लड़ाई करता रहता है, यानी एक बच्चा जो हमेशा लड़ता रहता है घर में, वो अपने टीचर के सामने क्लास में, जबकि टीचर उसे डांटता भी है, पीटता भी है, पर वो उस सिचुएशन में कुछ नहीं करता, उनके सामने बिल्कुल वो चुप होके खड़ा हो जाता है, उनके सामने कोई रिएक्शन नहीं देता, गुस्सा नहीं करता। तो ये क्या है, सिचुएशनिज्म, यानी स्थिति का उसके ऊपर प्रभाव है। स्थिति के कारण वो वहां पर चुप है और सिचुएशन का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या है, सिचुएशनिज्म का प्रभाव है। फिर आता है कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, अब हमने ये जाना कि मनोवैज्ञानिक गुण क्या होते हैं, उन पर किन कारकों का प्रभाव पड़ता है कि व्यक्तियों में भिन्नताएं पाई जाती है। फिर अब मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन क्या होता है, जो मनोवैज्ञानिक गुण यानी बुद्धि जो पाई जाती है वो उसमें कितनी मात्रा में, यानी उसके मेजरमेंट करना क्या होता है, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन होता है। अब उसका मेजरमेंट तो होता है, पर इसकी आवश्यकता ही क्यों है। आप ये मानिए कि आप क्लास में एज अ टीचर पढ़ा रहे हैं, तो
तो आपको अलग अलग जो इंडिविजुअल हर बच्चा है उसको अलग ढंग से ट्रीट करेंगे। तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपको किस बच्चे को कैसे ट्रीट करना है? तो हम उसके मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करेंगे और ये जानेंगे कि वो बच्चा, उस बच्चे में कैसे मनोवैज्ञानिक गुण है, यानी उसमें बुद्धि कितनी मात्रा में है, वो इमोशनली कैसे बिहेव करता है, और उसके स्वभाव के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं हम उसको स्टडी करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे। अब इससे हम क्या कर पाएंगे, उसको इंडिविजुअल तरीके से ट्रीट कर पाएंगे। और इसके अतिरिक्त हम क्या है, हर बच्चे को उसकी साइड्स भी बता सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं एज अ टीचर। कि जैसे किसी बच्चे के अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है तो हम क्या कह सकते हैं कि हम उस बच्चे को ये एडवाइस दे सकते हैं कि वो एक अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता है या एक अच्छा लेखक बन सकता है। तो हम उसको एक गाइडर का भी काम कर सकते हैं, गाइडेंस देने वाले हम हो सकते हैं। फिर इसके बाद आता है कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन किस प्रकार से होता है, यानी कितने प्रकार से हम मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम 2 प्रकार से मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन कर सकते हैं। एक है औपचारिक मूल्यांकन और एक है अनौपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन का मतलब है कि हम फॉर्मल असेसमेंट यानी जिसमें फॉर्मेलिटीज हो, जिसके अंदर प्री डिफाइंड हो कि ऐसे ऐसे हमें प्रोसेस करते हुए इस चीज को मूल्यांकन करना है और इसका परिणाम है वो निश्चित होता है। यानी जो उसके पास रिपोर्ट आएगी उसके अंदर उसके पास वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिविटी होगी उसके अंदर और उसका निश्चित परिणाम आएगा। और उसके अंदर मानकीकृत होता है, जो ये औपचारिक मूल्यांकन है वस्तुनिष्ठ होता है, ऑब्जेक्टिविटी होती है, इसमें मानकीकृत होता है यानी स्टैंडर्डाइज्ड होता है, उसका कोई स्टैंडर्ड होता है। और इसके साथ इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठता भी पाई जाती है, मानकीकृत भी होता है और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसकी प्रोसेस को किया जाता है। अब इसके बाद आता है कि अनौपचारिक मूल्यांकन। एक था औपचारिक मूल्यांकन, एक था अनौपचारिक मूल्यांकन। अनौपचारिक मूल्यांकन के अंदर क्या होता है, इनफॉर्मली हम चीजों को मूल्यांकन करते हैं, यानी इनफॉर्मली जिसमें फॉर्मेलिटीज नहीं होती। इसमें क्या होता है, जो परीक्षण करता है यानी जो परीक्षण कर रहा है या फिर जिसके ऊपर परीक्षण हो रहा है, तो इन दोनों के अंदर अगर परीक्षण करने वाला बदल गया तो उसका परिणाम बदल जाएगा, अगर जिस पर परीक्षण हो रहा है वो बदल गया तो भी इसका परिणाम बदल जाएगा। यानी इसके अंदर क्या है, व्यक्तिनिष्ठता पाई जाती है। व्यक्तिनिष्ठता का मतलब क्या है कि जो परीक्षण करता है वो अपने थॉट्स या फिर अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग जो उसने प्रतिक्षण कर रखा है, उसके जो थॉट्स जो उसके अंदर पहले से हैं उसके जो इफेक्ट है वो उसके परिणाम के ऊपर पड़ेगा। तो ये था अनौपचारिक मूल्यांकन। तो मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन 2 टाइप से हो सकता है, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन, यानी फॉर्मल असेसमेंट और इनफॉर्मल असेसमेंट। फिर आती है हमारी मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र के अंदर हम मुख्य रूप से सबसे पहले हम ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो मनोवैज्ञानिक गुण है वो एक रेखीय नहीं होते। एक रेखीय मतलब वो एक रेखा में नहीं होते, यानी जैसे कि एक रेखा है तो उसका क्या है, उसका कोई एरिया को वो कवर नहीं करती, वो एक रेखा है तो ये बस सीधी रेखा है, इसके ऊपर ये कोई जो स्पेस है उसको कवर नहीं करती, कोई एरिया को कवर नहीं करती। पर इस जो हम मनोवैज्ञानिक गुण हैं उसके बहुत सारे पक्ष हैं। मनोवैज्ञानिक गुणों की तुलना हम एक डिब्बे से कर सकते हैं, डिब्बे से यानी 3 डायमेंशनल 3D बॉक्स से कर सकते हैं, जिसके अंदर हाइट, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो, यानी अगर हमें किसी बच्चे के मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन करना है तो हमें उसके एस्पेक्ट्स को भी हमें अध्ययन करना पड़ेगा, जैसे उसका इमोशनली बिहेवियर कैसा है, सोशली वो कैसा है, या फिर उसका मेंटली जो बिहेवियर है वो कैसा है। तो हम उसका मूल्यांकन करने के लिए उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है कि कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक गुण जिनको जो साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक है वो जिन एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक गुण हैं जिनके ऊपर उन्हें एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तो सबसे पहले मनोवैज्ञानिक ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक गुण हैं, तो
फर्स्ट है इसके अंदर बुद्धि। बुद्धि यानी हमारी इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की बहुत सारी परिभाषाएं दी जाती है। बेसिक रूप से इंटेलिजेंस को हम, बुद्धि को, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि पर्यावरण से अनुकूलन करने की जो क्षमता है वही बुद्धि है, या फिर और भी बहुत सारी डेफिनेशंस दी है। ये नॉर्मल डेफिनेशन थी कि पर्यावरण से अनुकूलन स्थापित करने की क्षमता को ही हम बुद्धि कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा है कि पर्यावरण को समझने, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको समझने, फिर उसका सविवेक चिंतन करने, पर्यावरण को समझने, या सबसे पहले हम पर्यावरण को देखकर समझेंगे, फिर उसके बाद उसका सविवेक चिंतन करेंगे, और उसके बाद यदि कोई चुनौती हमारे सामने उससे रिलेटेड आती है तो जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, जो भी हमारे पास चीज उपलब्ध है, उसकी सहायता से उस चुनौती को दूर करने की क्षमता या उन संसाधनों को प्रयोग करने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। इसका एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, उसके पास रिमोट कंट्रोल कार है, तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने उस खिलौने को, यानी रिमोट कंट्रोल कार को उसने देखा। उस रिमोट कंट्रोल कार को देखने के बाद उसने सबसे पहले उसको समझा कि वो कैसे चलती है। फिर उसके बाद उसने सविवेक चिंतन किया, उसका विवेकपूर्ण चिंतन किया कि मैं इस बटन को दबाऊंगा तो ये आगे चलेगी, इस बटन को दबाऊंगा तो ये रिवर्स होगी। और इसके बाद एक टाइम ऐसा आ गया बाय चांस कि उसकी गाड़ी चलना बंद हो गई। तो उसने क्या किया, उसने पहले कार को सोचता रहा कि इसमें क्या हुआ होगा, फिर उसने उसको खोला, जो कार का जो रिमोट था उसको खोला। उसने सोचा कि शायद सेल खत्म हो गए होंगे, तो उसने क्या किया कि वो सेल खत्म हो गए, तो उसने उस सेल को निकाला और उसकी जगह नए सेल डाल दिए। नए सेल डालने के बाद वो कार चल पड़ी। यानी जो उसके पास उपलब्ध संसाधन थे उसको उसने प्रयोग कर लिया, और प्रयोग करने की क्षमता को ही बुद्धि कहते हैं। यानी उसने इंटेलिजेंस का परिचय दिया, बुद्धि का परिचय दिया। फिर उसके बाद जो आज हम बुद्धि को कैसे मूल्यांकन करते हैं कि कक्षा में या फिर एग्जाम्स में बच्चा जो परफॉर्म करता है या उसका जो निष्पादन होता है एग्जाम्स में, उसके अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि बच्चे की बुद्धि का स्तर कैसा है। पर ये जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति या जो बच्चा एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्मेंस ना दे वो जीवन के अलग क्षेत्रों में नाम ना कमा सके या सफलता हासिल ना कर सके। तो बुद्धि के बाद हमारा जो दूसरा मनोवैज्ञानिक गुण आता है वो आती है अभिक्षमता। अभिक्षमता वर्ड के अंदर ही क्षमता है। क्षमता यानी किसी भी स्किल को, किसी भी कौशल को एक्वायर करने की क्षमता को ही हम अभिक्षमता कहते हैं। यानी किसी भी स्किल को हम प्राप्त करने में जितना टाइम लेते हैं, जितना जल्दी उस चीज को सीख लेते हैं, तो वो क्या है, हमारी अभिक्षमता है। यानी हम कह सकते हैं जैसे कि दो बच्चों को हमने अलग अलग स्तर पे साइकिल चलाने के लिए निश्चित टाइम दिया। एक बच्चे ने साइकिल बहुत ही कम टाइम में, निश्चित टाइम में सीख ली, जबकि दूसरा बच्चा अच्छे से साइकिल चलाना नहीं सीख पाया। तो ये क्या है, उनके अंदर अलग अलग अभिक्षमता को प्रदर्शित करता है, अलग अलग एप्टीट्यूड को प्रदर्शित करता है कि एक व्यक्ति जो बहुत जल्दी साइकिल को सीख गया उसके अंदर अभिक्षमता ज्यादा है, जबकि दूसरे व्यक्ति को स्किल एक्वायर करने में ज्यादा टाइम लगा, इसलिए उसके अंदर अभिक्षमता थोड़ी कम है। फिर उसके बाद आती है, अभिक्षमता के बाद आती है हमारी अभिरुचि। अभिरुचि के अंदर ही रुचि वर्ड है, रुचि, या इसको हम अभिरुचि को रुचि भी बोल सकते हैं, जिसको हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। अब कभी आपने देखा होगा कुछ बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं या फिर बड़े भी बच्चे होते हैं, जो कि मान लो एक बच्चे को क्रिकेट खेलना पसंद है। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो वो ये नहीं देखेगा कि धूप है, बारिश है, कुछ भी है, उसने खाना खाया है, नहीं खाया है, वो उसको 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, पूरा दिन हो गया खेलते हुए, पर वो पूरे दिन क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहता है। यानी जितने टाइम उसको पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम बीत गया। तो वो क्या है, उसके अंदर इंटरेस्टेड है, उसके अंदर अभिरुचि है। तो जितना टाइम वो उसके अंदर व्यस्त रह सकता है वो उसकी क्या है, अभिरुचि है। फिर अभिरुचि के बाद आती है पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व यानी ऐसी विशेषताएं, ऐसे गुण या फिर ऐसी क्वालिटीज, ऐसी विशेषताएं जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग बना दे, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों से अलग बना दे। जैसे कि किसी की कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर है, बहुत अच्छी है किसी की कम्युनिकेशन स्किल, तो वो क्या है, जो कम्युनिकेशन स्किल का उसके अंदर गुण है, उसका व्यक्तित्व उस अन्य व्यक्तियों से वो अलग बना देगी।
तो ये क्या है, व्यक्ति का व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व। फिर उसके बाद आता है हमारा अगला मनोवैज्ञानिक गुण, हमारा आता है मूल्य। मूल्य यानी मूल्य का एक अर्थ कीमत भी होता है, पर जो मनोविज्ञान में हम इसका अर्थ जो है वो आइडियल बिहेवियर से कर सकते हैं, आदर्श जो हमारे व्यवहार है उनसे कर सकते हैं। हर व्यक्ति के आइडियल बिहेवियर अलग होते हैं, मूल्य अलग होते हैं। जैसे कि कुछ व्यक्ति मानते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं क्लास में, वो मानते हैं कि क्लास में टॉप करना उनके लिए एक आदर्श बिहेवियर है, उनका मूल्य है क्लास में टॉप करना। जबकि दूसरे बच्चों की, कुछ बच्चों की परसेप्शन है कि क्लास में टॉप करना मतलब उसके अंदर ईगो का भरना, तो वो क्या है, उनका मूल्य इस चीज में नहीं है, उनके लिए वो आइडियल बिहेवियर नहीं है। तो मतलब ये है कि हर व्यक्ति का मूल्य है वो अलग हो सकते हैं, हर इंडिविजुअल के अलग आइडियल बिहेवियर हो सकते हैं। तो ये मूल्य थे। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक गुण क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक गुणों के कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं कैसे होती है, और व्यक्तिगत भिन्नताएं दो कारकों के ऊपर निर्धारित होते हैं, एक तो आनुवंशिक गुण और एक आनुवंशिक गुण के बाद आता है हमारे स्थितिवाद यानी सिचुएशनिज्म, सिचुएशन के अकॉर्डिंग व्यक्ति का व्यवहार निर्धारित होता है। फिर उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक, फिर हमने पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन दो टाइप से होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। और फिर हमने उसके बाद में पढ़ा कि मनोवैज्ञानिक जो गुण है वो रेखीय नहीं होते, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, बहुपक्षीय होता है मनोवैज्ञानिक गुण। और कुछ हमने मनोवैज्ञानिक गुणों के बारे में पढ़ा जिन पर साइकोलॉजिस्ट है वो इंटरेस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। उनके अंदर कौन कौन से थे, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिरुचि, व्यक्तित्व और मूल्य। तो आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं। आई एम अ लर्नर एंड यू आर लर्निंग विद मी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।